डॉक्टर बख्तियार बराम, i24 न्यूज इंग्लिश के लिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए धन्यवाद। आप 3 बार गाजा गए थे, 2009, 2019 और 2024 में, युद्ध के शुरुआती चरणों में। गिरफ्तारी के समय आपको प्रताड़ित किया गया और हमास ने इजरायली जासूस बताया। आपने आज i24 न्यूज इंग्लिश से बात करने का फैसला क्यों किया और किसने आपको प्रताड़ित किया? वास्तव में उस दिन मैं दरवाजे के सामने डोर मिंडर या कमल अदवान अस्पताल के ये मेरा उत्तरी गाजा में तीसरा दिन था। मैं फलाफल खरीद रहा था और वापस आया और मैं कमल अदवान के अंदर इमरजेंसी यूनिट के सामने था, अपना फलाफल खा रहा था और अचानक एक आदमी काले कपड़ों में आया, जैसे हमास के लड़ाके पहनते हैं, और उससे मुझे एक इजरायली जासूस का और अचानक बहुत बहुत सारे लोग हैं, युवाओं के पास कुछ नहीं है, लेकिन वे अस्पताल में रहते हैं क्योंकि अस्पताल के अंदर सुरक्षित है, वहां बमबारी नहीं होगी। तो वे वहां हर समय बात करते हैं, अस्पताल के आसपास घूमते रहते हैं। तो ये सारे युवा, शायद दर्जनों या 100 से भी ज्यादा लोग आए, उन्होंने मुझे घेर लिया और किसी ने मुझे मारा, किसी ने मुझ पर पत्थर फेंकने की कोशिश की। और उस समय मैं सच में बहुत डरा हुआ था क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था कि कब वे मुझे मार देंगे, कुछ ऐसा ही। और उसके बाद उस काले कपड़ों वाले आदमी ने मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम बाहिया है। तो वो हंसने लगा क्योंकि ये एक कुर्दिश नाम है। उसने मुझसे कहा कि ये किसी इंसान का नाम नहीं है। मैंने कहा कि ये कुर्दों का नाम है और कुर्द इंसान होते हैं। फिर उसने मुझे धक्का देकर अस्पताल से बाहर निकालने की कोशिश की। मैंने मना किया क्योंकि बताया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं संयुक्त राष्ट्र की छत्र छाया में आया और उसी समय WHO और उसी समय का स्वास्थ्य गाजा और हमास भी मेरे बारे में जानता है और उनके पास सब है। मेरे बारे में सारी जानकारी है। उसने कोशिश की पर मैं इनकार कर दिया। तो उसके बाद उसने मुझे परामर्श कक्ष या बाह्य रोगी इकाई के पीछे वाले कमरे में धकेल दिया, जो वहां के इलेक्ट्रिक जनरेटर के पास था। जब मैं कमरे में गया तो मैंने देखा कि वो कमरा सच में यातना के लिए ही था, क्योंकि उस कमरे का दरवाजा जेल की तरह था, जो बाहर और अंदर से बंद किया जा सकता था। वहां खिड़कियां और सलाखें थीं जो शायद पहले यातना के लिए इस्तेमाल हुई थी। और मुझे पहले से पता था। एक दिन 2 युवाओं को मार दिया गया था, लेकिन उस समय मुझे ये नहीं पता था ये सब उसी कमरे में हुआ था। और उनकी लाशों को एक सफेद स्टेशन कार में डालकर लगभग 2 दिन तक वहीं छोड़ दिया गया, जब तक कि हम उस कार में उनकी लाशों की बदबू महसूस नहीं कर सके। आपने गजा के अस्पतालों के अंदर हमास के ऑपरेशन और गतिविधियों का दस्तावेजीकरण किया। हमें ठीक ठीक बताइए कि आपने अपनी आंखों से क्या देखा। वो अस्पताल में हमास का लड़ाका था जो कमरे में मुझे यातना दे रहा था। उसने मुझे मारा और कई बार मार डालने की कोशिश की। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे अपनी पिस्तौल से मार डालेगा। तो वो हमास का लड़ाका था और अस्पताल के अंदर ही था। और उसके बाद भी जब अस्पताल के मैनेजर हुसाम अबू सफिया को इसके बारे में पता चला, तो वो बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने निकालने की कोशिश की। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि अस्पताल के सभी 11 गार्ड उस आदमी का साथ देकर उसे मुझे यातना देने में मदद कर रहे थे। उसके बाद भी वे सब उसके साथ थे। तो डॉक्टर हसन ने उनसे पूछा कि मेरे अस्पताल में ऐसा कैसे हो गया कि मेरे अपने गार्ड, मेरे अस्पताल के गार्ड ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने उनसे कहा कि कल से सब लोग घर चले जाएंगे और मैं टीम बदल दूंगा। लेकिन उन्हें कभी नहीं बदला गया क्योंकि अस्पताल के अंदर हमास के लड़ाकों ने इन्हें वहां तैनात कर रखा था। वे हमास के लड़ाके हैं। वे वहां काम कर रहे हैं। तो उसके बाद डॉक्टर हसन बहुत शर्मिंदा हुए कि वे उसके लिए कुछ नहीं कर सके। जब मैं हर दिन बाहर ओपीडी में जाता था तो ये लोग हंसते थे। वे कहते हैं, हम अभी भी यहाँ हैं, हमने तुम्हारे खिलाफ जो किया किया, लेकिन हम अस्पताल में ही रहते हैं।
तो लेकिन डॉक्टर बरहाम, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी बिल्कुल उल्टा दावा करते हैं, या कम से कम आपकी बताई गई हकीकत से पूरी तरह सहमत नहीं हैं। आपने इसका जवाब कैसे दिया? मेरे पास मेरी संस्था से मिली सामग्री है और मेरे पास गाजा के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख की भी सामग्री है, जो कि हमास से हैं, डॉक्टर मुईज दरजाकी। उन्होंने मुझे लिखा, हमें अफसोस है कि अस्पताल में हमने आपको यातना दी। मेरे पास मेरी संस्था का लिखा हुआ संदेश है और साथ ही हमास का भी लिखा हुआ संदेश है। तो अगर संयुक्त राष्ट्र कहे कि मैं झूठा हूं, तो संयुक्त राष्ट्र झूठ बोल रहा है। लेकिन मेरे लिए संयुक्त राष्ट्र या यहां तक कि ये संस्था मेरे लिए सुपरमार्केट जैसी है, क्योंकि बचपन में मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मुझे कुर्दिस्तान में यातना देकर मारा गया। आओ और मेरी मदद करो। तो आप जानते हैं ये संयुक्त राष्ट्र का फैसला नहीं है। ये एक सच्चाई है। जब मुझे यातना दी जा रही थी, तब गाजा में संयुक्त राष्ट्र कहां था? मैंने संयुक्त राष्ट्र या उनमें से किसी को भी नहीं देखा। तो मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र क्या कहता है। संयुक्त राष्ट्र, जैसा कि मैंने आपको बताया, बस एक सुपरमार्केट या दुकान की तरह है जहां वे अपना सामान बेचते हैं। तो मुझे उसकी ज्यादा परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी भावनाओं की परवाह है। मुझे उस 8 महीने के इजरायली बच्चे ने जो महसूस किया, उसकी परवाह है, जिसे हमास ने सुरंग में ले जाकर मार डाला। संयुक्त राष्ट्र उस सुरंग में नहीं था। संयुक्त राष्ट्र वो दर्द नहीं दे सकता था जो उसे मिला। अपने भाई के साथ। उस सुरंग में 4 साल का बच्चा था, तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे अपने दिल की, अपने दर्द की परवाह है। लेकिन आप इससे भी आगे बढ़ते हैं और आतंकवादी समूह पर यौन शोषण का आरोप लगाते हैं। क्या आप इसके बारे में और बता सकते हैं? हाँ, क्योंकि जिस दिन उन्होंने मुझे पकड़ा, जब वे मुझे गिरफ्तार करने ले गए, मैं एक डॉक्टर से लड़ रहा था। हमारे डॉक्टर साथी में से एक, वो एक नर्स के साथ यौन शोषण कर रहा था। और उसी समय डब्ल्यूएचओ ने हमें काहिरा में, जब मैं गाजा के अंदर जाने से पहले था, 1 घंटे की ब्रीफिंग में बताया था कि हमें किसी भी यौन शोषण के बारे में डब्ल्यूएचओ को सूचित करना चाहिए। लेकिन जब मैंने वो बात उस आदमी और अपनी संस्था को बताई, उसी शाम दोपहर में हमास आई और मुझे पकड़ लिया और इसके लिए मुझे यातना दी। तो मेरी संस्था ने इस बारे में, मेरी यातना के बारे में कुछ नहीं कहा। मेरी संस्था ने कभी भी यौन शोषण की जांच नहीं की। मेरी संस्था ने मुझसे कहा कि तुम्हें डब्ल्यूएचओ को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हम अपनी आंतरिक जांच करते हैं और उसके बाद ही डब्ल्यूएचओ को बताते हैं। और ये डब्ल्यूएचओ के नियमों के खिलाफ है, क्योंकि उस यौन शोषण में हमारी संस्था भी शामिल है, क्योंकि उसमें हमारे ही एक सदस्य का हाथ है। तो उन्हें उसमें कोई जांच नहीं करनी चाहिए। जांच का काम डब्ल्यूएचओ का है। तो हमारी संस्था ने डब्ल्यूएचओ के नियम का उल्लंघन किया। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं कि इन चीजों पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि आप जानते हैं, मेरी संस्था के सभी सदस्य जानते थे कि जबालिया में नासर अल औदा की 4थी मंजिल पर हमास के लड़ाकों के लिए एक कमरा था। वे उसे हमारे कमरे के ठीक ऊपर शरण स्थल के रूप में इस्तेमाल करते थे। वहां हर दिन जाना पड़ता था, क्योंकि उस समय हमें इजराइल से इंटरनेट लेना पड़ता था। इंटरनेट कमजोर था। तो हमने देखा कि वे हर दिन सुबह अपने काले कपड़ों गंदे और उन्होंने उन्हें धोया और जहां पर खिड़की पर अपने जूते धोए और उसके बाद वे चले गए। और वे फिर से बाहर चले गए। तो अस्पतालों में आप जानते हैं, केवल विशेषीकृत चिकित्सा सेवा का मेडिकल स्टाफ होता है। अस्पताल का दूसरा हिस्सा हमास के उग्रवादी हैं, जैसे सफाई कर्मी, इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन और गैस वाले। ये सभी हमास के उग्रवादी हैं और आप ये हर अस्पताल में साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं, आजकल प्रचार इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है, अगर आप उसके खिलाफ कुछ कहते हैं, सब आप पर हमला करते हैं।
लेकिन अगर आप गजा में अपने मरीज किसी फलस्तीनी या किसी फलस्तीनी बच्चे की रक्षा करने की कोशिश भी करते हैं, तो भी आप पर यह इल्जाम लगाया जाएगा कि आप फिर से बुरे इंसान हैं। डॉक्टर अब्राहम, इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि आप जल्द ही अपनी कहानी पर एक किताब प्रकाशित करेंगे। वो कहानी जो आपने गाजा पट्टी के अंदर देखी है